दोस्तों, इस दुनिया में कितने ही मासूम लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनके लिए कभी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर ये मरे हुए लोग अपने हिस्से का न्याय पाने के लिए कब्रों से उठकर वापस आ जाए। और आज की कहानी कुछ ऐसे ही लोगों पर बनी है। 2017 में रिलीज इस कोरियन थ्रिलर फिल्म का नाम है रिसरेक्टेड विक्टिम्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां हर रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कोरिया के एक शहर में बरसाती दिनों को दिखाते हुए होती है। जून नाम की ये महिला रास्ता पार करने की कोशिश कर रही है कि तभी बाइक में सवार एक आदमी आकर जून के हाथ में पकड़े बैग को छीनने की कोशिश करता है और उसे रास्ते में घसीटते हुए काफी दूर तक लेकर चला गया। लेकिन जून किसी भी तरह वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये देखकर वो आदमी बाइक से उतरता है और जून पर चाकू से वार करके उसका बैग जबरदस्ती छीनकर फरार हो जाता है। मगर वो चाकू जिससे जून मरी वो रास्ते पर गिर गया और बड़े रहस्यमय ढंग से वो कोई और आदमी उठा लेता है। दूसरी तरफ उसी रास्ते से जून का बेटा इयॉन अपने लॉ स्कूल की तरफ जा रहा है। बीच सड़क पर लोगों की भीड़ देखकर इयॉन भी वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ वहां पड़ी हुई है। उन्हें देखते ही इयॉन माँ को कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा, मगर दुर्भाग्य से उसी दिन जून की मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरे रीति रिवाजों को मानते हुए इयॉन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। अब इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं। इयॉन अब एक कामयाब वकील बन चुका है और आज ही उसने जज से अपने केस के मुजरिम के लिए बतौर सजा मांगी है। लेकिन इस केस की सुनवाई के लिए जजों के द्वारा एक और तारीख दिए जाने पर इयॉन गुस्से से अदालत से निकल जाता है और हमें पता चलता है कि अपनी माँ की खूनी को पकड़ने के लिए भी इयॉन पिछले 7 सालों से केस लड़ रहा है। कोर्ट के बाहर निकलते ही उसे अपनी बहन का फोन आता है जो उसे जल्दी घर आने को कह रही है क्योंकि उनकी माँ लौट आई है। ये सुनकर तो जैसे इयॉन के सर पर आसमान गिर पड़ता है। 7 साल पहले ही मर चुकी माँ वापस कैसे आ सकती है? और जब वो घर पहुंचा तो यकीनन उनकी माँ वहाँ मौजूद है, जहाँ उसकी बहन माँ से बातें कर रही है। इयॉन की बहन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसीलिए मरी माँ के यूं 7 साल बाद अचानक लौट आने पर उसे अचंभा नहीं होता। मगर इयॉन तो पूरी तरह से हैरान है। वो उस माँ की तरह दिखने वाली महिला से पूछता है, आप कौन है और यहाँ पर क्यों आई है? अब जैसे उनके पड़ोसियों को जून की वापस लौटने की खबर मिलती है, घर पर उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है। वो सभी जून से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि वो वापस क्यों आई है, क्या उसने परमात्मा को देखा है या क्या वो न्याय पाने की उम्मीद में वापस आई है। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि अचानक जून एक चाकू लेकर अपने ही बेटे इयॉन पर वार कर देती है। मगर पड़ोसियों के बीच में आ जाने की वजह से इयॉन की जान किसी तरह बच गई और जून वहीं बेहोश हो जाती है। और वहीं जून के वापस लौट आने की खबर ज्यादा लोगों तक ना फैले, इसके लिए कोरिया की सीक्रेट एजेंसी आकर उसकी माँ को ले जाती है। एक तरफ जहाँ डॉक्टर्स जून की जांच कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उस सीक्रेट एजेंसी की एक मीटिंग बैठती है जहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि किसी मरे आदमी का वापस आना ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मरे हुए लोग वापस लौटे हैं, जिन सब के पीछे एक ही कारण था कि उन लोगों को न्याय नहीं मिला था और इसीलिए वो कब्र से उठकर अपने खूनी को उनकी मौत के अंजाम तक पहुंचाने के बाद खुद ही आग में जलकर राख हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे अलग अलग हिस्सों में 90 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं और इन कब्र से वापस आए लोगों को कहा जाता है रिसरेक्टेड विक्टिम्स। और इयॉन की माँ जून का केस कोरिया का ऐसा पहला केस है। और ऐसे ही अद्भुत घटनाओं को आम जनता की नजरों से छुपाकर CIA उन देशों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई है। और बाकी देशों की तरह कोरिया को भी इस रहस्यमय केस को गुप्त तरीके से सॉल्व करने को कहा गया, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं आम जनता के सामने आ गई तो उनका कानून पर से विश्वास उठ जाएगा और लोगों के बीच अराजकता फैल जाएगी। तो इस तरह के एक अद्भुत केस को हैंडल करने के लिए कोरिया की एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर लीमा को बुलाया गया, जिसे 7 सालों का अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी में काम करने का अनुभव है। दूसरी तरफ जून की माँ ने अपने ही बेटे पे हमला करने की कोशिश क्यों की, इस पर बातचीत करने के लिए इयॉन को बुलाया गया। इयॉन ने शुरुआत से पूरी बात ऑफिसर को बता दी कि वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और CCTV कैमरे से देखकर पता चला है कि जिस आदमी ने उसकी माँ पर हमला किया था वो हेलमेट पहने हुए था, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला
कि वो दरअसल चीनी भाषा का प्रयोग कर रहा था। लेकिन इसी केस में लगी हुई लीमा को पता चला है कि जिस हेलमेट पहने आदमी की बात हो रही है उसके नाम पहले से ही 3 मोटरसाइकिल चुराने के केस दर्ज है और वो कई साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मारा गया है। मगर लीमा सोच रही है कि अगर जून का खूनी पहले ही मारा जा चुका है तो फिर जून वापस क्यों आई है और उसने यौन पर हमला क्यों किया? क्या इसका मतलब ये है कि उसी के बेटे ने उसे मारा है? उन्हीं का एक अफसर कहता है ये मुमकिन भी है क्योंकि यौन की माँ के नाम एक लाइफ इंश्योरेंस था जहाँ उसके मरने पर उसके बेटे को 5 लाख रुपए मिलते। तो ऐसा हो भी सकता है कि पैसों के लिए यौन ने अपनी ही माँ को मार डाला हो। अब चूंकि यौन के पास अपनी माँ को मारने का एक मोटिव है इसीलिए वो पुलिस के शक के घेरे में आ चुका है और 7 साल पहले यौन के बारे में जानकारी इकट्ठे करने को कहा गया। उधर यौन की बहन उसे फोन करके माँ के बारे में पूछती है क्योंकि उसे माँ के साथ घूमने जाना है। यौन गुस्से में फोन रख देता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने आया तो देखा कि वो अभी भी बेहोश पड़ी है। वहाँ मौजूद ऑफिसर ने बताया कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हारी माँ के दिमाग की हालत बिल्कुल किसी कोमा में पड़े पेशेंट की तरह है, मगर इसके बावजूद वो इतना सब कुछ कैसे कर पा रही है। यौन उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरी माँ का खूनी अब भी जिंदा है और इसीलिए वो वापस आई है और वो अपनी माँ के केस को दोबारा से खोलना चाहता है। अपने ऑफिस पहुंचकर वो अपनी माँ के केस से जुड़े सभी फाइलें निकालता है और उस चाइनीज आदमी को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ यौन के बारे में पता लगाने के लिए लीमा अपने लोगों के साथ यौन के घर उसकी बड़ी बहन से पूछताछ करने पहुंचे। वो उसे 7 साल पहले हुई घटना के बारे में पूछते हैं कि उस दिन यौन ने क्या क्या किया था। मगर एक तो ये 7 साल पहले की घटना है और ऊपर से यौन की बहन मानसिक रूप से बीमार है तो जाहिर सी बात है वो उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाती। दूसरी तरफ यौन उस आदमी को ढूंढते हुए एक चाइनीज इलाके में पहुंचता है और वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद लोगों को पैसे खिलाने के बाद उसे एक युवा नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो 7 साल पहले किसी कोरियाई महिला को मारने के बाद अपने देश चीन फरार हो गया था, मगर 1 साल के भीतर ही वो वापस आ गया। उधर लीमा को उसके ऑफिसर बताते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही यौन शहर के चाइना टाउन इलाके में पहुंचकर पूछताछ कर चुका है, यानी कि वो भी इस केस पर तहकीकात कर रहा है। उधर युआन के ठिकाने का पता लगाकर यौन उसके घर पर पार्सल देने के बहाने से पहुंचा तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ किसी लड़की को बंदी बनाकर रखा गया है और फिर दूसरी बार किसी तरह बहाना बनाकर वो लड़की को बाहर खींच लेते हैं और उसी वक्त घर के अंदर से युआन नाम का वो आदमी निकलकर उन पे हमला कर देता है। मगर मौका पाते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वो एक वीरान घर की छत पर पहुंचा, लेकिन यौन के वहाँ पहुंचने पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। इतने में उसकी नजर सामने खड़ी एक बच्ची पे गई जो बड़े ही अजीब ढंग से उसे देख रही है। यौन उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया और इतने में पीछे से युआन निकलकर उस पर हमला कर देता है, मगर लीमा के आदमी दूर से ही उसके पैरों पर गोली चला देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ हमें CIA के कुछ एजेंट को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका से कोरिया इस केस को हैंडल करने के लिए आए हैं। उन्हें ऐसे केसेस को संभालने का तजुर्बा है और वो अपने साथ एक खास तरह का वैक्सीनेशन लेकर आए हैं जिसे देने पर इन लोगों का ब्रेन कुछ समय के लिए एक्टिव हो जाता है और वो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और उसे जून को लगाने के बाद वो उसे सवाल करते हैं कि तुम वापस क्यों आई हो। जून ने बताया कि वो अपने खूनी को मारने के लिए आई है। फिर वो पूछते हैं क्या तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हें मारा है। जून ना में जवाब देती है, मगर उसके बेटे की वजह से ही वो मरी है। उसके इतना कहने पर सीक्रेट एजेंट पूरी तरह श्योर हो जाते हैं कि जून को मारने के पीछे कहीं न कहीं यौन का हाथ है। उधर अब देखते हैं कि लीमा उसी युआन नाम के आदमी से पूछताछ करने बैठी है और तभी उसका एक ऑफिसर उसे एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए दूसरे कमरे में ले गया। वो उसे बताता है कि दरअसल यौन की माँ जून के नाम पर जो इंश्योरेंस थी वो दरअसल वो मरने से 5 साल पहले ही किसी पुलिस ऑफिसर को दे चुकी थी। इसका मतलब जब उसकी हत्या की गई तब उसके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी और न ही उसके मरने के बाद उसके बेटे को किसी तरह के इंश्योरेंस के पैसे मिले। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई है कि जिस दिन जून ने वो 5 लाख रुपए पुलिस ऑफिसर को दिए थे उसी दिन उनके इलाके में एक लड़की और उसके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मगर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी दुर्घटना की जांच वही पुलिस ऑफिसर कर रहा था
जिसे यॉन की माँ ने 5 लाख रुपए दिए थे। ये सब सुनने के बाद लीमा इस केस की जांच के लिए वहाँ से निकल जाती है और तब उस युआन नाम के आदमी से दूसरी बार पूछताछ के लिए यॉन को भेजा गया। वो उसे कहता है कि 7 साल पहले तुमने जिस महिला का कत्ल किया था मैं उसका बेटा हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि तुम पहले से ही चाइना से कत्ल करके यहाँ पर फरार हुए हो और अगर हम तुम्हें वापस वहाँ भेज दे तो तुम्हें निश्चित ही वहाँ फांसी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम आज मेरे सामने सच कबूल कर लेते हो तो शायद तुम बच जाओ, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोरिया में किसी मुजरिम को फांसी नहीं दी गई है। तब उस आदमी ने अपना मुंह खोला। उसने बताया कि हाँ, उस दिन मैंने उस महिला से उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी, जिसके लिए मैंने उसे एक बार छुरा भोंका, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मेरे बाद वहाँ एक और आदमी आया था जिसने चाकू से वार पर वार करके उस महिला को मार डाला। युआन के इस बयान से ये केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब तक हमें लग रहा था कि जून को किसी एक आदमी ने मारा है, मगर अब एक दूसरे आदमी के वहाँ होने की बात पता चली है। इस सच का पता लगाने के लिए यॉन फिर से उस जगह पर गया जहाँ पर उसकी माँ के साथ ये दुर्घटना हुई थी। वहाँ एक आदमी ने उसे बताया कि हाँ, उस मोटरसाइकिल वाले आदमी के जाने के बाद वहाँ एक और आदमी आया था जिसने उस महिला को चाकू मारी थी और बड़े ही अद्भुत ढंग से वो खुद ही जलकर राख हो गया था। इसके बाद वो सीक्रेट एजेंट से युआन को जून के सामने लेकर आते हैं और उसे पूछते हैं क्या इसी आदमी ने तुम्हें मारा था। जून उनके बातों का कोई जवाब न देते हुए सीधा उठकर गई और उस आदमी की गर्दन मरोड़कर उसे मारकर बेहोश हो जाती है। और इसके बाद सीक्रेट एजेंसी के लोग उस आदमी की डेड बॉडी को समंदर में फेंक आते हैं। उधर लीमा सालों पहले दुर्घटना में मरे उस बच्ची और उसके पिता की तस्वीर लेकर यॉन की बहन के पास पहुंचे और उसे पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें पहचानती हो। मगर यॉन की बहन डरकर साफ साफ इनकार करते हुए कहती है मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं है। और उसका इनकार सुनकर लीमा को शक हो जाता है कि हो ना हो वो उसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि ये घटना उनके घर के ठीक पास हुई थी और ये बाप बेटी उनके पड़ोस में सालों से रह रहे थे। और दूसरी तरफ जब यॉन अपने सीनियर से इस बारे में बातें कर रहा था, तभी उनके सामने कुछ नए राज से पर्दा उठा। दरअसल जिस आदमी ने यॉन की माँ जून को मारा था और उसके बाद वो खुद ही आग में जलकर राख हो गया था, वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि वही सियोन नाम का आदमी था जिसकी मौत उसकी बेटी के साथ जून के मरने के हादसे से 2 साल पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद यॉन उस सियोन नाम के आदमी का उसकी माँ के साथ क्या संबंध थे, इस बात की तहकीकात करने में लग जाता है। तभी उसे उसके ऑफिस से फोन आया और उसे बताया गया कि जिस पुलिस ऑफिसर को आपकी माँ ने कई साल पहले 5 लाख रुपए दिए थे उसका पता लग चुका है। और जब तक यॉन उस पुलिस ऑफिसर से मिलने पहुंचा, वो देखता है कि वहाँ लीमा अपने टीम के साथ पहले ही हाजिर है। दरअसल उनके वहाँ पहुँचने के घंटे भर पहले किसी ने फांसी लगाकर उसे मार डाला है, लेकिन मरने से पहले उसके साथ जो कुछ हुआ उसने एक खत में लिख छोड़ा है। और फिर यॉन और लीमा साथ में वो खत पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि कई साल पहले सूजी नाम की एक बच्ची उसे रास्ते के किनारे रोते हुए मिली थी। जब वो उसे लेकर उसके पिता के पास पहुंचा तो वो नशे में धुत था और उसने उल्टा पुलिस ऑफिसर को वहां से चले जाने को कहा। जाते हुए उस बच्ची ने पुलिस ऑफिसर को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। और उसके कुछ घंटे बाद ही यॉन की माँ पैसों से भरा बैग लेकर उसके पास आई और कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, उससे किसी बच्ची का खून हो गया है, कृपया आप उसे बचा लीजिए। वो भी बहुत छोटा है, अपनी वकालत की पढ़ाई के पहले साल में ही है। अगर वो इस खून के मामले में पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तब उस पुलिस अफसर ने जून की बातों को सुनते हुए और अपने परिवार का ख्याल करते हुए उन पैसों को रख लिए और उस बच्ची के केस से यॉन के नाम को दूर रखा। और इसी वजह से वो बच्ची बार बार उस पुलिस ऑफिसर को दिखाई दिया करती थी और आज उसी के हाथों उसकी मौत भी हुई है। और उस खत के आखिर में लिखा था कि वो यॉन को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, सिर्फ उसके लिए इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये सारी बातें जानने के बाद यॉन पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि उसे कब और कैसे इस बच्ची का कत्ल हो गया उसे कुछ याद ही नहीं। इसके बारे में सोचते सोचते अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसे एक बात याद आई। जब 9 साल पहले एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए उसने बहुत शराब पी ली थी और उसी हालत में जब वो माँ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले माँ को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके दुकान के सामने एक बहुत बड़ी सब्जियों का ट्रक है जिसके लिए लोग शिकायत कर रहे हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ यॉन को कुछ भी याद नहीं। अब इधर वो एजेंसी वाले जून को लेकर
एक खुली जगह पर आए हैं, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है। उस युवान नाम के आदमी को उसने अपने हाथों से मार डाला है, और दूसरा सियोन, वो तो जून के मरने के 2 साल पहले ही मर चुका है। तो चूंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका है, वो खुद ब खुद आग में जलकर राख हो जाएगी। मगर ऐसा होता नहीं है। जून अपनी शक्तियों से वहाँ मौजूद पुलिस गाड़ी के लाइट्स खराब कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब यॉन गाड़ी चला रहा है, तभी उसकी नजर बस में बैठी उसी बच्ची पर पड़ती है जो उसी की तरफ देख रही है। इतने में उसका ध्यान रास्ते पर से भटक गया और वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते बचा। उसी वक्त गाड़ी से उतरकर उसे वो रात याद आई। दरअसल उस रात वो बच्ची अपने पिता को इस हालत में देखकर लोगों से मदद मांगने के लिए रास्तों में भटक रही थी। वहीं दूसरी तरफ माँ को पुलिस के पकड़ कर ले जाने के बाद यॉन उसी हालत में उनके ट्रक को लेकर घर आ रहा था, और उसी रात नशे की हालत में तेजी में ट्रक चलाते हुए ट्रक से टकराने की वजह से सूजी नाम के उस बच्चे की मौत हो जाती है। मगर नशे में होने की वजह से यॉन को इसका पता नहीं चलता। उधर पुलिस को कुछ पैसे खिलाकर माँ घर लौट आई थी, तब उनकी नजर ट्रक पे लगे खून पर गई। जून बुरी तरह डर जाती है और वो अपनी बेटी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। फिर वो ट्रक लेकर वापस रास्ते पर निकल गई, ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने पर ही जून की नजर उस बच्ची पर पड़ी जो रास्ते किनारे मरी पड़ी है। जून समझ गई कि इसी बच्चे का एक्सीडेंट उसके बेटे से हो गया है। तभी सुजिन के बाबा उसे ढूंढते हुए आते हैं, और जब उसने अपनी बेटी को मरा पाया तो वो समझ गया कि हो ना हो इसी औरत की वजह से उसकी बेटी मरी है। उधर जून ट्रक लेकर जैसे ही निकलती है, सियोन नाम का वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। अपनी बेटी को मारने के लिए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जून उसे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उसके पीछे आता रहता है, और आखिर में उसी ट्रक से धक्का लगकर उसकी भी उसी रात मौत हो गई। यानी कि एक साथ एक माँ और बेटे ने एक बाप और बेटी को मार डाला, जिसके लिए उन्हें कभी कोई सजा नहीं मिली, और इसीलिए जून को उस दिन सियोल ने मार डाला और आज यॉन को मारने के लिए सुजिन आई है। ये पूरी घटना याद आने के बाद यॉन एक ट्रक लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया, मगर इस बार भी उसका ट्रक एक हादसा का शिकार हो गया, और तब उसके पास सुजिन आती है जो उसे मारने ही वाली थी कि तभी जून वहाँ पहुंची, और वो उससे उसके बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को बख्श दो, चाहे इसके लिए मैं 100 मौतें मरने के लिए भी तैयार हूँ। वो उसे कहती है उसने जो किया जानबूझकर नहीं किया, उसे गलती हो गई, अनदेखा में हो गया। दरअसल यहाँ पर एक माँ मरने के बाद भी अपने बेटी की रक्षा के लिए आई है। यॉन अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, माँ मैं तुम्हें और कष्ट नहीं सहने दूंगा। मुझसे जो गलती हुई है, चाहे वो अनजाने में ही सही, मुझे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इतना कहकर वो बीच रास्ते में खड़ा हो गया और सामने आती हुई एक ट्रक से टकरा गया, लेकिन तब पर भी वो मरता नहीं है। इधर जून और वो बच्ची दोनों ही जलकर राख होने लगते हैं। इसी समय पता लगता है कि उस बच्ची ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन यॉन अपने हिस्से की सजा खुद को देने के लिए कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करता है, मगर कोर्ट उसे ये कहते हुए माफ कर देती है कि जब उस बच्ची ने ही तुम्हें माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं तुम्हें सजा देने वाले। और यहाँ पहली बार एक ऐसा केस सामने आया जहाँ पर एक रीसिलेक्टेड विक्टिम, जिनका जन्म बदला लेने के लिए ही हुआ है, वो भी माफ कर सकते हैं। और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।